हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, मैं आज की इस कहानी में अपने भारत के इतिहास के बारे में बात करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आती होंगी। दोस्तों, मैंने लास्ट अपलोड की हुई वीडियो में भारत की झलक के बारे में बताया था। आशा करता हूँ दोस्तों कि भारत की झलक से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत कितना बड़ा है और हमारे भारत की सीमाएं कहाँ से आकर कहाँ मिलती हैं। क्योंकि आए दिन अपने देश में हो रहे दंगे फसादों में धर्म जाति मजहब के नाम पर अपने देश के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि हमें लड़ना किसके साथ है। आखिर मुझे दोस्तों यही चीज नहीं समझ में आ रहा है कि जाति और धर्म क्या होता है। हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं इस दुनिया में, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, मेरे भी दिमाग में काफी दिन से उत्सुकता हो रही थी कि चलो एक बार मैं भी इस लड़ाई को लड़के देखूं। तो दोस्तों, मैं इस लड़ाई को लड़ने से पहले सबसे पहले मैं अपने भारत का इतिहास उठाकर देखना चाहता हूं कि हमारे देश में ये जाति धर्म और मजहब हैं, ये आए कहां से, इंसानों की उत्पत्ति हमारे भारत में हुई कैसे। और मैं उन कुछ अनपढ़ लोगों को समझा देना चाहता हूं जो जाति धर्म मजहब के नाम पर हमारी जनता की एकता को नहीं बनने दे रहे। वो किसी न किसी प्रकार का हमारे समाज में विघ्न उत्पन्न करते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी ऐसे ही कुछ उन लोगों के लिए है कि जिनको थोड़ा समझ में आए कि वो जाति धर्म मजहब के नाम पर लड़ क्यों रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान और बारीकी के साथ देखिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई चीजें इसमें मिस कर दें। दोस्तों, में भारत का इतिहास अध्ययन करने से पता चलता है कि हमारे भारत में संस्कृति और सभ्यता का विकास कैसे हुआ, धर्म और धार्मिक व्यवहार हमारे अस्तित्व में कैसे आए, या फिर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हमारे भारत के इतिहास में घटी हुई हैं कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे राज दफन हैं। आप उस राज को जानने के लिए हमें लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरे भारत का इतिहास बताएंगे। दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास हजारों लाखों साल वर्ष पुराना माना जाता है। दोस्तों, आज से लगभग 65,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस, या फिर हम इसे आधुनिक मनुष्य कह लें, यह अफ्रीका में पनपा था। इनका विकास अफ्रीका में हुआ था। वहां से होमो सेपियंस दक्षिण भारत बलूचिस्तान से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंच गए। दोस्तों, सबसे पुराना आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहते थे। दोस्तों, आधुनिक मानवों ने यहाँ मिलकर रहना शुरू किया और यहाँ पे गांव नगर बस गए और इन्होंने नगरीकरण का विकास कर दिया, जिससे सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हो गई। दोस्तों, भारत इतिहास सिंधु घाटी के रहस्यमयी से शुरू होकर दक्षिणी इलाकों में फैल गई और फिर दोस्तों यहीं से हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। आज से 30,000 वर्ष पूर्व हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों, ये याद कर लेना, भूलना नहीं, आज से 30,000 वर्ष पहले, जिससे यह दोस्तों धीरे धीरे सिंधु घाटी की सभ्यता में विकसित हो गए। दक्षिण एरिया में पहली शहरी संस्कृति 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व मेहरगढ़ में पनपी, जो अब पाकिस्तान में है। दोस्तों, मेहरगढ़ पुरातत्व दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वहां नवपाषाण युग 7000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। यानी जो खोज हुई उसमें बहुत सी चीजें दोस्तों हमें मिली हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका आरंभ लगभग 3300 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। दोस्तों, इस सभ्यता की लिपि अभी तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान और उससे सटे शहरों में फैली हुई थी। दोस्तों, पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया। दोस्तों, बिल्कुल खत्म हो गया। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के पश्चात विद्वानों की प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार आर्यों का एक समूह भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर
2000 ईस्वी पूर्व के आसपास पहुंचा। दोस्तों 19वीं शताब्दी के बाद कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ पर आर्यों का एक समूह, आर्यों का एक वर्ग 2000 ईस्वी के आसपास पहुंचा था और पंजाब में बस गए थे और यहीं से दोस्तों ऋग्वेद की रचनाओं की रचना की गई। आर्यों ने ऋग्वेद रचनाओं की रचना की दोस्तों, और आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे पहली सभ्यता है और इसका संबंध हमारे भारत में आर्यों के आने से है। दोस्तों इस सभ्यता का नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया था। आर्यों की मातृभाषा संस्कृत थी और धर्म या वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था, और बाद में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा इनका नाम हिंदू पड़ा। दोस्तों हमारे भारत में सारा जाति धर्म का गेम अब यहीं से स्टार्ट होता है। इसको बहुत बारीकी से सुनिएगा दोस्तों कि हमारे भारत देश के इतिहास में कौन कौन से धर्म, कौन कौन सी सभ्यता पनपी, फिर जाके आज की डेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेकों जाति धर्म बन गए। धीरे धीरे हमारे देश में धर्मों का विकास अपने आप होता गया। इस चीज का कोई प्रूफ, कोई साक्ष्य नहीं है दोस्तों हम थोड़ी जानकारी वैदिक सभ्यता के बारे में भी ले लेते हैं ताकि हम भी सोच सके कि हमें जाति धर्म मजहब के नाम पर लड़ना है या फिर हमें अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए लड़ना है। सोच आपकी, फैसला आपका। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में सबसे पहले विकसित हुई। आमतौर पर दोस्तों अधिकतम विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई। दोस्तों आर्य लोग भारत के ही मूल थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईस्वी पूर्व रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आर्यों का हमारे भारत में ना तो कोई आने का पता था, ना तो कोई पुरातत्व उत्खननों में इनका कोई प्रमाण मिला। मतलब ये कहीं से भी नहीं पता चल सकता था कि हमारे देश में आर्य लोग आए कहां से। दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई टॉपिक अगर मुझसे या समझ नहीं आ रहा है या प्रूफ नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो हमारे खान सर और दिव्य सृष्टि सर जैसे लोगों के पास जाए और वो हमें इस चीज़ को प्रूफ करें कि हमारे भारत में आर्यों की उत्पत्ति हुई कहाँ से, और ना ही डीएनए अनुसंसाधनों से कोई प्रमाण मिला है। तो आप सब जितने भी ज्ञानी हमारे भारत में बैठे हैं वो मुझे शोध करके बताएं कि भारत में आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है हमें जानने को। दोस्तों ये कहानी बहुत लंबी है इसलिए वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है, टॉपिक छोड़कर जाइएगा मत। दोस्तों हाल में ही भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई खोज से वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता नाम दिया गया क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियां में से वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां ही थीं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर ही मिलती हैं। दोस्तों हमारे देश की सरस्वती नदी एक बहुत ही बड़ी विशाल नदी थी जिसके बारे में आप लोग को सबको पता होगा। तो यह पहाड़ों को तोड़ते हुए निकलती थी और मैदानों से होते हुए जाकर समुद्र में विलीन हो जाती थी। ये बहुत ही विशाल नदी थी। दोस्तों इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। दोस्तों यह आज से 4000 वर्ष पूर्व भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी और दोस्तों यह नदी सूखने के बाद आर्य लोग खानाबदोश गरड़ियों की तरह अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर उधर भटकते और घूमते रहते थे। दोस्तों इस समय काल में इन्होंने इतनी खोज कर ली थी कि ये लोगों ने पत्थरों के नुकीले हथियारों से काम लेना सीख लिया था। वो अपना शिकार करने के लिए पत्थरों से नुकीले हथियार बनाना सीख गए थे ताकि वो अपने भोजन की पूर्ति कर सकें। दोस्तों अब मनुष्य की इस सभ्यता को यूलित सभ्यता कहते हैं। दोस्तों देखिए हमारी सभ्यता कहां से कहां आ गई, अब हम यूलित सभ्यता में प्रवेश कर गए और दोस्तों इस सभ्यता में सुधार हुआ तो हमारे भारत में चिलियन सभ्यता आई। दोस्तों इन हथियारों और औजारों की सभ्यता
के समय मनुष्य नर और वानर के रूप में थे। इन्हें मतलब कुछ नहीं पता था, ये कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। इनमें वास्तविक मनुष्य का बीज रोपण नहीं हो पाया था और ये दोस्तों किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे। जैसे हमने कि अपने किताबों में पढ़ा होगा आदि मानव के बारे में, तो ये लोग दोस्त आदि मानव ही उस टाइम में थे। ये आदि मानव की भांति रहते थे, जंगलों में शिकार करना, कंदमूल खाना, कच्चे फल सब्जियां उगाना खाना, इतना ये लोग अपने जीवन में इस टाइम तक सीख गए थे। दोस्तों इसी तरह अपने भारत में धीरे 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 कई सारी सभ्यता आई। मुस्टेरियन सभ्यता के पश्चात रेंडियम सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। दोस्तों ये सभ्यता हमारे भारत में आते आते मनुष्यों के अंदर थोड़े दिमाग का विकास होने लगा था। वो अपने सोचने समझने की शक्ति में निपुण हो रहा था। और फिर इसके बाद वास्तविक सभ्यताएं आई, जिसमें पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन सभ्यता कही जाती है। दोस्तों इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने ही जैसा वास्तविक मनुष्य था। यानी कि दोस्तों नवपाषाण कालीन युग में मनुष्य थोड़ा बहुत विकसित हो चुका था। अतः यूलित सभ्यता से लेकर नवपाषाण कालीन सभ्यता तक का काल पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के बाद मानव जाति में धातु युग का प्रादुर्भाव होता है। दोस्तों धातु युग का प्रारंभ ताम्र युग से होता है और दोस्तों नवपाषाण के युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि कहें तो काफी ज्यादा विकसित हो गई थी। इसी समय मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया था, पत्थरों को रगड़कर उससे आग की चिंगारियां निकालने का आविष्कार किया था और उस समय का मनुष्य खेती करने में विकसित हो गया था। कृषि ही सभ्यता की माता थी और दोस्तों इससे साबित होता है कि आर्य ही हमारे देश में सबसे पहले कृषक थे या फिर किसान थे। और दोस्तों कृषि के लिए उपयोगी भूमि की खोज में धीरे धीरे आर्य समाज के लोग पंजाब में आकर बस गए और जगह जगह यहाँ पर इन्होंने अपनी बस्तियां बना ली और इसका नाम सप्त सिंधु रखा गया और आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए। परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र दोस्तों सरस्वती तट ही था, जो कि सरस्वती नदी के तट पर ही आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की, जहां उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थरों के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को अपने काम में लेने लग गए। दोस्तों इस ताम्र युग के चिन्ह हमारे शोधकर्ताओं को चामुंडेरो तथा विजनोत नामक स्थानों पर खुदाई में मिले। दोस्तों ये स्थान सरस्वती नदी के बहने वाले रास्ते पर ही पड़ते थे। सरस्वती नदी के रास्ते में कुछ सूखे हुए स्थान थे, वहीं पर ये स्थान पड़ते थे। दोस्तों मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। दोस्तों सुमेरु जाति प्रोटा इलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी। दोस्तों सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र सभ्यता का उदय हुआ। दोस्तों अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर डी टेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातु युग में मिलने वाला बताया। दोस्तों हमारे भारत में ताम्र सभ्यता के बाद कांसे की सभ्यता आई और दोस्तों कांसे की ये सभ्यता सुमेरियन लोगों की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया के उर्फराकिस तथा इलाम के ससा और तपामुस्यान जगहों आदि में उन्हें खुदाई में कांसे की सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। दोस्तों मेसोपोटामिया में जहां जहां प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले हैं और सुमेरु जाति के कांसे की सभ्यता के स्तरों के बीच में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ। यूरोपियन पुराने शोधकर्ताओं का यह मानना है कि मिट्टी का यह स्तर उसी बाढ़ द्वारा बना था जिसको प्राचीन ग्रंथों में नूह का प्रलय कहते हैं। ताम्र युग की प्रोटो इलामाइट सभ्यता के अवशेष इस प्रलय स्तर के नीचे प्राप्त हुए हैं और दोस्तों इसका अर्थ यह लगाया गया है कि इस प्रलय के पहले ही प्रोटो इलामाइट की सभ्यता थी। इस सभ्यता के अवशेषों के नीचे कुछ स्थानों में निम्न श्रेणी की पाषाण सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ तक हमारी 5वीं शताब्दी का अंत हो चुका था। चलिए दोस्तों अब हम 6वीं और 7वीं शताब्दी के बारे में बात करते हैं कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में हमारे भारत में क्या क्या हुआ।
दोस्तों 6वीं और 7वीं शताब्दी में हमारे भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार काफी तेजी से हुआ। दोस्तों यह बहुत ही लोकप्रिय संप्रदाय था। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अब 6वीं और 7वीं शताब्दी में बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हो चुका था। और दोस्तों अब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहाँ से आए थे? ये भी तो आर्य समाज से ही निकले होंगे या फिर उस आधुनिक काल के ही कुछ अंग रहे होंगे, तभी तो ये हमारे भारत में आए, इनकी सभ्यता आई। तो अब ये कहाँ से आए थे? या तो फिर ये मान लिया जाए कि ये भी एक सनातन धर्म के ही अंग थे। दोस्तों आप सोचते रहिए, क्योंकि अभी अपने भारत में मुस्लिम, सिख और चमार जैसे तुच्छ जातियों का आना निश्चित है, क्योंकि दोस्तों इनकी भी उत्पत्ति कभी ना कभी तो हुई होगी। ये जाति भी किसी न किसी जातियों का अंग होंगे, किसी न किसी समूह के अंग होंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। दोस्तों 265 से 241 ईस्वी के पूर्व इस काल में एक महत्वपूर्ण राजा था जिसका नाम अशोक था। दोस्तों नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि दोस्तों यह हमारे भारत में वीरों के वीर और सम्राटों के सम्राट, ये हमारे भारत के अशोक सम्राट थे। दोस्तों ये हमारे देश के एक ऐसे राजा थे कि जिसके बारे में अगल बगल देशों में इनके नाम की तूतियां बजती थीं। लोग इनके नाम के डर से ही कांपते थे। दोस्तों हमारे भारत में इनके जैसा राजा होना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों मैं इनके जीवन की भी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, पर अभी दोस्तों थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले जनता को यह समझाना है कि हम अपने समाज में धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लड़ना बंद करें और अपने समूह में एकता बनाकर चलें, ताकि हमारे समाज का विकास अच्छी तरीके से हो सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इनका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से लेकर कर्नाटका तक फैला हुआ था। पर दोस्तों ये पूरे संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा पाए, क्योंकि दक्षिण में चोल शक्तिशाली थे। दोस्तों चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देश में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। तो दोस्तों चोल के बारे में आप समझ गए होंगे कि दक्षिण में चोल शक्तिशाली थे। संगम सहित की शुरुआत दक्षिण में इसी समय हुआ। भगवान बुद्ध के जीवन काल में 7वीं ईसा पूर्व और शुरुआत के 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां विद्यमान थीं। अति महत्वपूर्ण गढ़ राज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशांबी, वत्स, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण राज्य थे। दोस्तों इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार बढ़ाने में और अपने पास के पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद भी गणराज्यात्मक राज्यों के संकेत स्पष्ट थे। जब सारे राजाओं के अधीन राज्य का विस्तार हो रहा था, और दोस्तों इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया और यहाँ हमारा 6वीं से 7वीं शताब्दी का अंत हो गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं 8वीं शताब्दी की। दोस्तों 8वीं सदी में हमारे भारत पर अरबों का अधिकार हो गया। दोस्तों अरबों के आगमन को हम इस्लाम धर्म का आगमन मानते हैं, यह माना जाता था। और इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे भारत में 8वीं सदी में मुसलमान का आगमन हो चुका था। और दोस्तों मुसलमानों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया और 12वीं शताब्दी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पे तुर्कदासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक हमारे भारत पर शासन किया। दोस्तों भारत के दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1526 ईस्वी में विजयनगर का पतन हो गया और 1526 ईस्वी में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। और दोस्तों बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की, जो हमारे भारत में अगले 300 वर्षों तक चली। और इसी समय दक्षिणी पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारे देश में बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ और उसने हिंदू पर से जजिया कर हटा लिया।
दोस्तों मेरे हिसाब से अकबर भी मुसलमान था, पर मुझे यह नहीं समझ में आता कि उसके अंदर हिंदुओं के प्रति इतनी धैर्यता और सहनशीलता कैसे थी। उसने अपने साम्राज्य में हिंदुओं के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं किए इतने। तो दोस्तों इस टॉपिक को धीरे धीरे हम खत्म करने की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि समय दोस्तों काफी ज्यादा हो चुका है, आप लोग भी बोर हो चुके होंगे। दोस्तों कुछ दिन बाद औरंगजेब ने जजिया कर फिर लागू कर दिया। दोस्तों औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने अपने जीवन काल में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए और कश्मीर तथा अन्य जगहों पर हिंदुओं को मार मार कर जबरदस्ती मुसलमान बनाया। दोस्तों औरंगजेब की इस बर्बरता को देखते हुए उसी समय केंद्र और दक्षिण में शिवाजी के मराठे अपनी सेना को शक्तिशाली बना रहे थे। नाम तो सुना ही होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठे। और दोस्तों जब औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ अपना ध्यान लगाया तो उत्तर की तरफ से सिख समुदाय का उदय हो गया। मतलब कि औरंगजेब से लड़ने के लिए हमारे भारत के हर कोने से कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई संगठन खड़ा हो गया, अपनी सेना को शक्तिशाली बना रहा था। और दोस्तों औरंगजेब के मरते ही उसका सारा साम्राज्य बिखर गया और अंग्रेजों ने डंचों तथा पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगाकर भारत के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया और 1857 के एक विरोध को कुचलने के बाद भारत की सत्ता पर कब्जा कर लिया और अब हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करने लगे। और दोस्तों हमारे भारत को 1947 में आज़ादी मिली, जिसमें महात्मा गांधी की अहिंसा पर आधारित आंदोलन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। और 1947 के बाद भारत में गणतांत्रिक शासन लागू हुआ। और दोस्तों आजादी के समय ही हमारे भारत का बंटवारा हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। जन्म दोस्तों किसका होता है आप लोगों को तो पता हो ही गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। सोशल मीडिया है, कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, समझा करो। और दोस्तों आप लोग मुझे ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा बातें शेयर कर सकूं और अपने देश के वीरांगनाओं के बारे में आप लोग को ढेर सारी कहानियां सुना सकूं, कि आप लोग भी प्रेरित हो और अपने समाज को आगे बढ़ाने में आप उनकी हेल्प कर सको और आप इस दुनिया में एक्टिव रह सको, जागरूक हो सको। और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा 370 का हमारे भारत के केंद्र सरकार ने 370 को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया था। और साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। दोस्तों ये था हमारे भारत का छोटा सा इतिहास का एक झलक। पूरी कहानी को आप देखने और समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसके अगले भाग में मैं भारत में वैदिक सभ्यता के बारे में, ताम्र युग के बारे में, कांस्य युग के बारे में और भी कई ऐसी जितने भी हमारे यहाँ न्यूलिथ वगैरह सभ्यता उत्पन्न हुई, इन सारी सभ्यताओं के बारे में मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, आपका दोस्त संतोष पाटिल। जय हिंद।